हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CMS एकेडमी में। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था लास्ट में कि मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या कहा था? मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कोई भी मेटल किसी अदर मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो मेटल्स है उन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज हमें मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो देखो कौन कौन सी यहाँ पर मेटल्स हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर किसका है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का ऑर्डर है। यानी कि मोर रिएक्टिव नेचर की जो मेटल्स है वो कौन कौन सी हो सकती है? पोटाशियम हो सकती है, सोडियम हो सकती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? पोटाशियम और सोडियम। उसके बाद क्या आती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब एक कैटेगरी में है। हाइड्रोजन, याद रखना हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। यानी ये ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स है ये सब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव नेचर की होती है। लेकिन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसमें से देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको कोइन मेटल्स भी कहा जाता है। ये क्या होती है? लीस्ट रिएक्टिव होती है। किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में भी लीस्ट रिएक्टिव होती है। क्या काम आ सकती है ये रिएक्टिविटी सीरीज़? इस रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल किस मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। इसके अलावा जब हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक क्वेश्चन था कि कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन आयरन HCl के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होती है? कम होती है। इसलिए Cu प्लस HCl ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर Fe प्लस HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? FeCl2। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किसी भी मेटल की एसिड के साथ, चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें 4 मेटल दी हुई है A, B, C, and D। ठीक है, इन मेटल में से कौन सी मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है उसको हम इस टेबल से समझेंगे। जैसे देखो, मेटल ए है। मेटल ए को जब आयरन सल्फेट से में डाला जाता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो वो क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि मेटल ए जो है, मेटल ए कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव नेचर की है। मेटल बी को देखो, मेटल बी आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि ये तो ए से भी ज़्यादा मोर रिएक्टिव, आयरन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव नेचर का है। ठीक है, लेकिन ए को देखो, ए आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, लेकिन बी आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर ए और बी में देखें तो ए और बी में मोर रिएक्टिव कौन सा है? बी मोर रिएक्टिव है किससे? ए से। अब सी को देखो, आयरन सल्फेट से रिएक्शन करके कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। यानी कि ये तो कॉपर से भी लीस्ट रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट से तो रिएक्शन कर ही नहीं सकेगा, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। यानी कि ये सी जो है, ये सी बी और ए के कंपेयर में क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सॉरी एक मिनट, सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव जो होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? बी, उसके बाद ए, और उसके बाद क्या आएगा? सी। ठीक है,
और अब डी को देखते हैं। डी ना तो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ना ही कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ना ही जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, ना ही सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि डी क्या है, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, याद रखना किसका आंसर क्या आएगा, बी। अब क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आप एक बात पे गौर करो, बी जब ये बी जो है, ये बी जब आयरन सल्फेट को ही, आयरन सल्फेट से ही आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को भी इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि जब भी बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो बी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी, उसके बाद क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा सी, और लास्ट में क्या आएगा लीस्ट रिएक्टिव डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ध्यान से समझना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल है, वो रिएक्शन कब करता है, जब उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो। ठीक है, तो उस टाइम पे ही क्या करता है वो, किसी भी अदर मेटल से रिएक्शन करता है। ठीक है, या अदर कोई भी सब्सटेंस से रिएक्शन करता है। जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, आपने लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने कहा होगा कि भाई जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 यही होता है। ठीक है, यानी कि इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, और लास्ट शेल में ये तो के, ये एल, ये एम। पता है आपको नील्स बोहर ने दिया था क्या, ये के एल एम एन इस तरह से शेल में डिवाइड किया था। ठीक है, जैसा कोई भी एटम है, किसी भी एटम में सेंटर में तो क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके बाद ये के, फिर ये एल, और फिर ये एम। ठीक है, तो सोडियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सेकंड में कितने होते हैं, 8। ठीक है, और एम में कितना होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। जो इनर्ट गैसें होती है, इनर्ट गैसेस के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, तो हीलियम की बात करें तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो कितने होते हैं, 2। नियोन की बात करें तो कितने होते हैं, 2, 8, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में 8। और याद रखना, इनर्ट गैसेज जो है, इनर्ट गैसेज मोर स्टेबल गैसेज या मोर स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। और जो अदर मेटल या अदर नॉन मेटल है, वो क्या चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसके जैसा हो जाए, नोबल गैसेज जैसा या इनर्ट गैसेज जैसा हो जाए, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। इसके लिए ही तो क्या करते हैं, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो सोडियम, देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर वो रिलीज कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी मेटल हो या कोई भी नॉन मेटल हो, वो रिएक्टिविटी केवल एक ही कारण से करता है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और क्लोरीन का 2
8 7 है। अब यहाँ पर एक बात पे गौर करो, इस सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो क्यों ना सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो जाए, क्योंकि देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दोनों का ही ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा, Na+, और ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl-। तो Na+ और Cl- दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा NaCl का। बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि किसी भी मेटल या किसी भी नॉन मेटल यानी किसी भी एलिमेंट पर अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो देखो सोडियम की बात करें, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब यानी कि यूँ मान सकते हो यहाँ पर इसके पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -10, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, +10। अब न्यूट्रलिटी के लिए +11। ठीक है, अब न्यूट्रलिटी के लिए -10 से +10 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके पास क्या बचा, केवल +1 बचा, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +1। ऐसे ही देखो क्लोरीन की हम बात करें, ठीक है, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 17। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। ठीक है, अब इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज +17 और टोटल नेगेटिव चार्ज -17। ठीक है, अब मान लो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास -18 हो जाएगा। तो +17 से -17 तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1 बचा ना, तो -1 ये चार्ज इसके ऊपर आ गया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स के आपको एटॉमिक नंबर दिए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कितने रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसको ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखो मेटल्स में अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसने रिलीज कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 8। अब देखो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, +1। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके पास चार्ज क्या आएगा, +2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3। पोटाशियम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिलीज कर दिया, ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया, +1। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या आ जाएगा, +2। ऐसे नॉन मेटल्स देखो, नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 को रिलीज करेगा या 3 गेन कर लेगा, ये 3 गेन कर लेगा, तो 3 गेन करते ही इसके पास टोटल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ऑक्सीजन 6 है तो 2 गेन करेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 गेन किए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2। फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक ट्रिक याद रखना आप, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ कुछ, 7 8 9 10 11 12 13 किसके लिए, देखो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, एक सिंपल सी बात याद रखो, नियोन को पकड़ के रखो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 है। अगर इसको इसके बराबर अगर इलेक्ट्रॉन करने हैं तो फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि इसके इक्वल हो जाए, 2, तो इसके पास चार्ज हो जाएगा -2। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि इसके बराबर हो जाए, 1, तो +1। ठीक है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करेगा, 2, तो क्या हो जाएगा, +2। ऐसे ये क्या हो जाएगा, +3। ये चार्ज आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आई नहीं आई, तो लास्ट में हम बात करेंगे सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, Cl-। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और कौन सा कंपाउंड बनेगा, NaCl। इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम आयनिक कंपाउंड के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट देखें फिजिकल नेचर। देखो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड, चाहे आप NaCl, LiCl, CaCl2 इन सब की बात करो, ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, सॉलिड नेचर के होते हैं। किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी आपको बताया ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए इनका ये ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन होता है, इस वजह से इनके आयंस को दूर दूर करने के लिए ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। देखो एक जब हायर क्लासेज में आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो जितने भी ये NaCl, LiCl जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, सब कौन से नेचर के होते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर का मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा पोलर सोलवेंट में, पोलर सोलवेंट का मतलब क्या होता है, H2O पोलर सोलवेंट क्यों है, क्योंकि ये H+ और OH- बनाता है, इसलिए क्या है, पोलर। ठीक है, तो पोलर सोल्यूट हमेशा पोलर सोलवेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में नहीं। जैसे पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल किस में आता है, नॉन पोलर में आता है। इसके अलावा नॉन पोलर में क्या आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, केरोसिन आ जाता है, ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। इसलिए NaCl जो है केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। देखो जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो आयंस एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहते हैं, इस वजह से आयन फ्री नहीं हो पाता है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना चाहिए, या आयंस को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आयंस क्या है, मूव नहीं कर पाएंगे, फ्री नहीं होंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे सॉलिड स्ट्रक्चर में, इस वजह से कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में। लेकिन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। या तो आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, या इनका जो मोल्टन स्टेट है, मोल्टन स्टेट यानी इनको क्या कर दिया आपने, मेल्ट करके इसको लिक्विड में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करोगे, आयंस फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। आयंस कैन मूव फ्रीली सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन और ओवरकम ड्यू टू हीट। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई, तो बताओ आज अच्छे से समझ में आया नहीं आया। आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी देखो इससे पहले हमने बात की थी शेल की, ये जो मैंने बताया था
इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी आपको कि कोई भी एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। ओके, धन्यवाद।